जय भीम सहकारियों, एमको यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल पी.आर. आम्बेडकर सर एंड सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल, इट इज द अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्स। ये बात लेते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने 25 सितंबर 1947 में बॉम्बे के सिद्धार्थ कॉलेज के पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन को एक जो बात रखी थी, उसके दो वो स्पीच पूरा नहीं बताऊंगा मैं, लास्ट दो बात तो पी.आर. साहब ने भी हमें बताई थी। और वो कहते हैं, यू विल हैव टू डू टू थिंग्स to enlarge your mind, your vision, your capacity to think, your ability to solve the problems, and to bring that capacity to that vision, that ability to form the judgment to bear upon the actual problems which the vast mass of the people of this country are facing. बाबा साहब समाज के प्रति जो बातें हैं वो एनलाइटेड क्लास को, एजुकेटेड क्लास को किस तरह बताते हैं, वो पार्लियामेंट में स्पीच के बाद बाबा साहब ने ये बात कही थी। साथियों, उसके बाद मैं थोड़ा डिबोनो के दो तीन बातें कहता हूँ, उसके बाद मैं ट्वेल्थ चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन एंड थिंकिंग में डिबोनो का जो व्यूज है, इंफॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन इज इजी टू टीच, इंफॉर्मेशन इज इजी टू टेस्ट, इट इज नॉट अ सरप्राइजिंग दैट सो मच ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न्ड विथ इंफॉर्मेशन। Thinking is no substitute for information, but information may be a substitute for thinking. ये बात डिबोनो कहते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि भाई ये सब बातें करते हुए क्रिएटिंग, डिजाइनिंग, एंटरप्राइज, ये सब इसके ऊपर वो लाइक करते हैं। उसके बाद में दूसरी बात में जब आते हैं इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग में, वो दो स्टूडेंट्स के बात कहते हो, द बिलीव intelligence and thinking, the belief that intelligence and thinking are the same had led to unfortunate conclusion in education, that thinking needs to be done for students with a high intelligence because they will automatically be good thinkers. दूसरी बात कहते हैं that nothing can be done for students without a high intelligence because they cannot ever be good thinkers. इसके ऊपर वो कार का और ड्राइवर का एग्जांपल देते हैं। यदि अच्छी कार है और ड्राइवर कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसका स्किल कैसा है। अच्छी कार और बुरी कार का एग्जांपल देते हैं। अच्छी कार है, उसका पावर अच्छा है, उसको कैसा ऑपरेट करना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द ड्राइवर और इंटेलिजेंस ऑफ द कार। और जो बुरी कार है उसको कैसा अच्छी तरह से कैसे चलाना, ये बात बाबा डिबोनो कहते हैं। और उसी को डेफिनेशन करते हैं, द ऑपरेटिंग स्किल विथ इंटेलिजेंस एक्ट अपॉन द एक्सपीरियंसेस, ये बात डिबोनो कहते हैं। और दूसरी जो बात मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, जो ऑपरेसी की बात डिबोनो कहते हैं, न्यूमरेसी एंड लिटरेसी के बीच में का जो वर्ड उन्होंने निकाला और ऑपरेसी करके जो वर्ड यूज करते हैं, ऑपरेसी इन्वॉल्व्स सच एस्पेक्ट्स ऑफ थिंकिंग एज अदर पीपल्स व्यू, प्रायोरिटीज, ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव, कॉन्सिक्वेंस, जीनाइस, डिसीजंस, conflict resolutions, creativity, and many other aspects not normally covered in the type of thinking used for information analysis. These things are part of the proactive thinking, not the usual reactive of the thinking. ये बात डिबोनो कहते हैं ऑपरेसिव्स के ऊपर। आणि यदि हम थिंकिंग करना चाहते हैं तो थिंकिंग की यदि हमें 4 पॉइंट हम यदि पार्ट में हम यदि करते हैं, लॉजिक, आर्गुमेंट, एनालिसिस एंड क्रिटिसाइज, यानी लॉजिक लगा के आर्गुमेंट करके समालोचना और आलोचना करते, और स्किल विदाउट इमिटेशन, एक्शन, रिएक्शन, सजेशन, इंटरेक्शन एंड फेलियर, ये बात यदि हम कंसिडर करते हैं तो साथियों, तो जो डिबोनो का जो डेफिनेशन है, जो मैं अभी जो ऑपरेसिव के ऊपर बताया था, डिबोनो का जो डिफाइन करते हैं वो थिंकिंग स्किल के ऊपर, थिंकिंग इज एन ऑपरेसिव स्किल थ्रू व्हिच इंटेलिजेंस एक्ट अपॉन द एक्सपीरियंस फॉर अ पर्पस। अब किसके लिए कौन सा पर्पस है, क्या ये डिबोनो कहते हैं। फिर थिंकिंग टूल्स देते हुए पहला टूल्स है PMI, प्लस, माइनस एंड इंटरेस्टिंग। प्लस यानी हमारा फायदा कहाँ है, हमारा गुड थिंग्स क्या है, और माइनस यानी बैड थिंग क्या है, लॉस क्या है, ये बात। लेकिन बीच में की बात जो इंटरेस्टिंग, ये बात हम कि हमारे गांव में भी ये जब बात हम करते हैं तब हमारे पिताजी कहते हैं भाई ये अपन करने जा रहे हैं, इसपे फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, ये सोचते। लेकिन तीसरी बात हमने कभी नहीं सोची। और तीसरी बात जो पी.आर. सर ने हमें वो जो गर्ल्स का एग्जाम्पल दिया था, वो तो एक थाई, लेकिन दूसरा एक एग्जाम्पल मैं ऐसा बताता हूँ। आप सब लोगों ने शोले फिल्म देखी होंगी, और वो कॉइन का टॉस करते हैं, और टॉस करते हैं, हेड या टेल करते हैं तो कॉइन खड़ा हो जाता है। दैट इज द थर्ड थिंग, यानी इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो।
और ये एग्जांपल मेरे को कल लगा, मैंने बोला ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, क्योंकि ये इसमें दोनों पॉइंट तो ये नहीं होते। तो ये एक एग्जांपल वहां मेरे माइंड में आया और वो एग्जांपल मैंने दिया। और दूसरा टूल्स है क्या, कंसिडर ऑल फैक्टर्स। कंसिडर ऑल फैक्टर्स में मैं अभी 1 साल पहले, यानी अक्टूबर की बात है, अक्टूबर नवंबर में मैं राजस्थान में हमारे 4 फैमिली का टूर गया था। हम 4 फैमिली बैठ के हमने डिसीजन लिया था जाना कैसे। हमने 4 ट्रैवल एजेंसी से हमने कोटेशन मांगा, और कोटेशन मांगा कि उसमें वो क्या कहते हैं भाई कि भाई हमारा काय से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, सेल्फ व्हीकल करके जाएंगे, ऐसा डिसीजन। हमने भाई जाएंगे ठीक है, जाने के बाद में होटल कैसा रहेगा, वहाँ का हर टाइप का होटल, वहाँ का खाना कैसा रहेगा, वहाँ लंच कैसा रहेगा, और वहाँ घूमने के लिए क्या रहेंगे, ये सब फैक्टर्स हमने कंसीडर किए थे। और इसके ऊपर जो भी बात, जिसमें किसके रेट्स देखे थे, किसी का 35 पर हेड 35,000 था, किसी का 20,000 पर हेड था, किसी का 27,000 था। ऐसे जो 4 डिफरेंट कोटेशन, और हम इस कंक्लूजन पे आए जो लोवेस्ट कोटेशन था उसमें फिर यानी ट्रैवलिंग का फिर इंक्लूड नहीं था। तो हमने सोचा कि भाई ये सब बातें हमने ध्यान में रखते हुए, इतना सारा हमारा पैसा जा रहा है, हमारा टाइम सेव करना है, यहाँ से यदि राजस्थान जाना है और जयपुर यहाँ से जाना है, तो जाने आने में हमारा 3 दिन जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में 3 दिन क्यों खर्चा करना, फिर 3 डेज यदि बचाना है तो फिर हम 3 दिन जाने आने में बचाने का फिर फ्लाइट से क्यों न जाए। तो ये हमने सोचा, और ये सब बातें यानी पूरे पॉइंट्स कंसीडर करने के बाद में हमने वो टूर डिसाइड किया, और अच्छी तरह से हर जगह हमने अच्छा एंजॉय किया। और वही बात मैं जो मेरे समाज के लिए, जो डीएनटी डिनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स के लिए, these communities are, they are homeless people, landless people, education people, jobless people, against the stigma of caste and criminality। इसके ऊपर मैंने सोचा कि भाई ये टूल्स वहां पे कहीं काम में आता है क्या। तो हमने सोचा भाई इन कम्युनिटी को कहीं पे यदि लाना है तो हर एस्पेक्ट से, इनको अभी तक जस्टिस क्यों नहीं मिला, इनका जो पूरा देश की आजादी में इनका पूरा इन्वॉल्वमेंट था, फिर भी इनको आज तक ध्यान क्यों नहीं आया। तो ये सब एस्पेक्ट मैंने सोचते हुए फिर उसके बाद में फिर ये टूल्स सब साइड में सोचने के बाद में C&S पे आया मैंने बोला यहाँ पे मेरे सोल्यूशन मिला। फिर कंसीडर कॉन्सिक्वेंस एंड सीक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस में यानी C&S में, CS में भाई अभी इसको क्या करना चाहिए, फिर इन कम्युनिटी को उद्धार के लिए फिर इमीडिएट एक्शन क्या करना चाहिए। इमीडिएट एक्शन यानी इमीडिएट एक्शन, शॉर्ट टर्म, लो टर्म एंड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो जो हमारा शॉर्ट टर्म था, जो इमीडिएट था, इमीडिएट फिर इनके जितने भी कमीशन आज तक हुए, जो कमिटियां बनी, सरकार ने क्या क्या डिसीजन लिया था, ये मैंने फाइंड किया। उसके बाद में ये सब फाइंड करना चाहिए, इमीडिएट एक्शन करना चाहिए। उसके बाद शॉर्ट टर्म में था ये पूरा कलेक्ट करके हमने एडवोकेट के पास जाना चाहिए। फिर मीडियम टर्म में था कि एडवोकेट के मिलकर पिटीशन फाइल करना चाहिए, और पिटीशन फाइल करने में लॉन्ग टर्म में ऐसा था कि भाई इसका डिसीजन आने को लगेंगे 10 साल भी लग जाएंगे, 5 साल भी लगेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल डिसीजन नहीं देगा। क्योंकि हमने इमीडिएट टर्म में हमने पहले गवर्नमेंट से पूरा कांटेक्ट किया था, पूरे राष्ट्रपति से लेके प्राइम मिनिस्टर लेके पूरी मिनिस्ट्री से जो रिलेटेड है हमारी कम्युनिटी से। तो ये बात मैंने ये किया था। और ये करने के बाद में फिर मैंने दूसरी बात मेरे माइंड में आई, एजीओ का मैंने एग्जाम्पल में देता हूँ, एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्ट। फिर एम्स क्या रखा था, ये डीएनटी कम्युनिटी इतने बैकवर्ड है, इनको आज तक कोई SC/ST से भी बैकवर्ड है, इनको जस्टिस कैसे मिलेगा। फिर मैंने एम डिसाइड किया, क्या एम था, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इनको मिलना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कैसे मिलते हैं, फिर गोल्स में गोल्स में आएगा, तो गोल्स में भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जब भी मिलते हैं तब तक इनका रिकॉग्निशन नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 340 लिखते हो, जो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाते हैं, तो भाई डॉक्टर अम्बेडकर आपने जिस कम्युनिटी को आरक्षण देना था वो दे दिया, ये कौन सी कम्युनिटी लाई। बाबा साहब बोलते हैं भाई ठीक है, इन लोगों का रिकॉग्निशन के लिए तो भी हमने ये आर्टिकल 340 करना चाहिए। वो मेरे माइंड में आया, और मैंने फिर ये गोल्स डिसाइड किया, भाई इनका रिकॉग्निशन होना चाहिए। फिर ऑब्जेक्ट क्या था, ये कम्युनिटी को गवर्निंग क्लास होना चाहिए, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा। इसलिए मेरा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ, और पिटीशन में 10-12 ऑर्डर्स मेरे फेवर में आए, लेकिन बाद में मेरे वकील कुछ खड़े नहीं होने के वजह से डिसमिस हुआ, लेकिन वो रिस्टोर करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था करके वो पिटीशन पड़ा। इसलिए मैंने ये जब साहब ने सर ने पढ़ाया तब तो मेरा माइंड स्ट्राइक हुआ, भाई मैंने ये जब सोचा था, ये जो बात कही थी, तो फिर ये बात मैंने इस ढंग से की थी। फिर ये करते फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रायोरिटीज में हम ये बात करते हो, फिर हमने प्रायोरिटी किसे देना चाहिए। आप मुझे पिटीशन के लिए दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने पैसा तो नहीं है, फिर कैसे, क्या फ्लाइट से जाएंगे समय कम लगेगा, ट्रेन से जाएंगे पैसा थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन एक रात आप 8 घंटे जाएंगे, और बस से जाएंगे तो और ज्यादा समय, खुद के व्हीकल से तो जा नहीं सकते। तो फिर उसमें मैंने कहा कि भाई अपन ट्रेन से जाना चाहिए, ये बात मैंने डिसाइड किया।
फिर अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी एंड चॉइस, ये तो मैं उस दिन था ही नहीं क्लास, मेरा वो मिस हो गया था। लेकिन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज जो थी, अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी भाई ये यदि केस हम हार जाते हैं ये डीएनटी का, तो फिर क्या करना चाहिए, इसमें अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज क्या है। फिर हमने एजिटेशन करना चाहिए, एजिटेशन करके सरकार के ऊपर हमारे वोट पे जो भी एमएलए एमपी चुन के आते उनके ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहिए। ये हमने अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी हमने ये बनाई कि भाई ये सब जितने देश भर में डीएनटी है, करीबन करीबन 2008 में जो रेनके कमीशन बैठा था, रेनके कमीशन ने 12 से 15 करोड़ डीएनटी की आबादी बताई थी, लेकिन आज 2020 है, करीबन करीबन 20 करोड़ से भी ज्यादा डीएनटी जो आज अपने पूरे अधिकार से वंचित है। तो इनको जस्टिस मिलाने के लिए फिर मैंने ये सोचा कि भाई ये बात हमने करना चाहिए। फिर लोगों के अदर पीपल न्यूज, फिर लोगों में जाके ये बात हमने मैंने जब से पिटीशन फाइल किया था उसके बाद मैंने देश भर के डीएनटी में, तुम्हारे लखनऊ से लेके, आगरा से लेके, मथुरा से लेके, तुम्हारे करनाल से लेके, फरीदाबाद में के, दिल्ली में लेके, उधर कालका में लेके, इधर छत्तीसगढ़ में रायपुर में लेके, भिलाई, यहाँ जाके हमने ये लोगों का एक माहौल बनाया, लोगों का माइंड क्रिएट किया कि भाई ये देखो ये क्या करना चाहिए, आपका व्यूज क्या है। लोगों ने इस ऊपर एक मेरे को एक बहुत अच्छा मुझे आइडिया मिला कि लोगों को बोले भाई इसके सिवा तो अपना रास्ता नहीं है। फिर ये रास्ता ढूंढने के लिए हमने फिर लोगों में ये अवेयरनेस लाया और भाई अपन ने इसके ऊपर एजिटेट करना चाहिए यदि हम ऐसा हो जाता है तो साथियों, तो ये बात मैं मेरे जो दबे लोग हैं जो डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स है, आज भी वो पूरे अधिकार से वंचित है, इनको उनके अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए मैं कोर्ट में भी फाइट कर रहा हूँ। और आज मैं आपके साथ ये पढ़ के मेरे ये डीएनटी कम्युनिटी को इनको कैसा जस्टिस मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा जस्टिस मिलाने का मैं कोशिश करूंगा और ये थिंकिंग स्किल वहां यूज करूंगा जो कि मेरे डीएनटी कम्युनिटी को उसका जस्टिस मिले। एंड आखिरी में जाते जाते सम्राट अशोका का राज आएगा और सबको भयमुक्त बनाएगा, इस स्लोगन देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय शिवराज।